ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम वेलकम। सी आज का जो ये अपना सेशन है तो बहुत सारी बच्चों का इंक्वायरी एंड जैसे मेरे पास फ़ोन या मैसेज आता है, या अगर मैं लास्ट 6 to 7 ईयर से अगर मैं देखूं गेट एंड ईएससी में जो रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के क्लियर, तो कई सारे बच्चों का एक छोटा सा डाउट या इंक्वायरी रहता है कि सर पिछले 6 to 7 ईयर से जैसे हम लोग थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन बहुत अच्छा करते हैं, चाहे हम फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट की बात करें या हम लोग जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं उनकी बात करें, और पास होने के बाद जो है वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट एफर्ट देते हैं केट ईएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्लियर। बट जो उनके रिजल्ट आते हैं वो उतनी सेटिस्फाइंग नहीं होते हैं जिस वे से वो लोग एफर्ट देते हैं क्लियर। तो बहुत सारे बच्चों में इसको लेके डीमोटिवेशन भी डेवलप हो जाता है, थोड़ा सा वो डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने ऑलमोस्ट 2014 से 2014 से फुल टाइम इस फील्ड में गेट एंड ईएससी में पढ़ाना स्टार्ट किया था, एंड उससे पहले 2012 में मैंने अपने मास्टर्स के साथ वीकेंड में क्लासेस लेता था क्लियर गेट एंड ईएससी में। एंड दोस्त मैंने ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक शहर एंड हर एक इंस्टीट्यूट में, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं टॉप, सब में मैंने क्लासेस लिया है एंड बहुत सारा मैं क्लासेस लेता था। जैसे मैकेनिकल में पेपर 1 जो है, टेक्निकल पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं क्लियरली मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता था अप टू ईएससी लेवल। तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा क्लास में इन्वॉल्व रहता था या क्लास में जैसे बच्चों के साथ बहुत सारा डिस्कशन होता रहता था, तो पिछले 5-6 साल से जो मैंने ऑब्जर्व किया है क्लियर, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या जैसे मैंने जो बच्चों के फाइनल रिजल्ट देखे हैं, चाहे वो गेट एग्जाम की बात करें या ईएससी की बात करें या अदर एग्जामिनेशन की बात करें, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम हो गया या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हो गए या डिफरेंट पब्लिक सेक्टर के एग्जाम हो गए, तो उनके जो रिजल्ट होते हैं या उनके जो सिलेक्शन है वो उस वे में नहीं देखा है मैंने जो जिस वे में बच्चे जो है वो एफर्ट देते हैं। तो इस कंप्लीट 40 to 45 मिनट के सेशन को आप देखो, यहाँ से कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि जैसे जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो रैंक या सिलेक्शन में क्या रोल प्ले करते हैं क्लियर, और उनको हम लोग कैसे टैकल करें। और फिर मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी यहाँ पर बताऊंगा कि प्रॉपर अप्रोच क्या होती है किसी भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। देखो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारी अपने दोस्तों से मेरी बात होती है, कलीग्स और साथ में जो पढ़ाते हैं ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कभी कभी क्या वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्लासेस में, बच्चों के जो आर्ग्यूमेंट या बच्चों के जो सिंसियरिटी का जो लेवल होता है, और ये बोलते हैं कि बच्चों का जो अब लेवल है गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेके वो बहुत ही लो हो गया है क्लियर। तो ये लो इसलिए नहीं हुआ है कि बच्चों का जो माइंड सेटअप है वो या माइंड का जो लेवल है वो पुअर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अभी भी करना चाहते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर जो प्रिपरेशन का जो वे होता है वो कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है या सेमेस्टर में जो हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके पढ़ने का तरीका क्या होता है, और जब हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। यानी कोई सब्जेक्ट अगर हम उठाते हैं, सपोज कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्स क्लियर, तो उस सब्जेक्ट एक्स को हम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करें एंड उस सब्जेक्ट को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करें क्लियर। वो जो बीच का डिफरेंस होता है वो अगर आपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर आपने नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके आप सफर करने वाले हो क्लियर। तो जैसे मैं क्लास में जैसे पढ़ाता हूँ या मैं क्लास में जो बच्चों को समझाता हूँ तो मैं हमेशा पहले दिन ये बोलता हूँ कि आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सोचो पहले, एंड उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो जो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, या जो सब्जेक्ट का बेसिक फिजिक्स है उसको थोड़ा सा आप हैंडल करते हुए चलो ड्यूरिंग प्रिपरेशन।
क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने मे भी नोटिस किया होगा, आज की डेट में अगर किसी बच्चे से कुछ पूछा जाता है या कोई क्वेश्चन बच्चे को दिया जाता है, तो बच्चा क्या करता है, इमीडिएटली आंसर करने की कोशिश करता है, और वो एबीसीडी में ही, मतलब या एबीसीडी इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, उसी में मैक्सिमम जो है वो माइंड अपना वो फोकस करता है। कभी भी बच्चा इस चीज को सोचने की कोशिश नहीं करता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें डेटा या कॉन्सेप्ट, तो इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, या इस क्वेश्चन को सपोज मैंने एक मेथड से किया तो आंसर ए आया, कोई भी एक आंसर पर्टिकुलर एक ऑप्शन अपने को मिल गया, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी डिफरेंट मेथड या अप्रोच को अगर हम फॉलो करें, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी वही आएगा, या ये अप्रोच हमें इस आंसर को नहीं दे रही है, तो इस मेथड या अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, क्लियर। और ये अप्रोच या मेथड कौन से क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे करने की कोशिश करते हो तो माइंड में थोड़ा सा जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और मैं हमेशा ये बताता हूँ बच्चों को ऑफलाइन में कि हमेशा जब भी आप पढ़ाई करो या जब सब्जेक्ट को आप हैंडल करो, तो आप कोशिश करो कि जैसे थ्रू आउट द ईयर, जैसे मैं आपसे एक चीज ये बोलूँ, जैसे आपको इंजीनियरिंग करवाया जाता है, इंजीनियरिंग का पर्पस क्या होता है, इंजीनियरिंग का पर्पस ये है, जैसे इस एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स का ये एप्लीकेशन है ब्रांच, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में हम पूर फिजिक्स नहीं पढ़ते, हम इंजीनियरिंग में उसका एप्लीकेशन यानी उनके लिमिटेशंस को देखते हैं बेस्ड ऑन सुटेबल एजम्पशंस। फिर एजम्पशन के बेसिस पे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड देन हम उस प्रॉब्लम को मतलब देखते हैं रियल लाइफ में जो भी है। बट अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें, जैसे आपने मे बी IIT जेईई या नीट या जो भी XYZ प्रिपरेशन के टाइम में आपने मे बी देखा होगा, जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते थे, या जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ तो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में या थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली पढ़ा था, थर्मल के जो सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि जो IIT जेईई मेन से एडवांस के टाइम पे जो क्वेश्चन आते थे, और आज में अगर GATE या ESC के क्वेश्चन को देखो FM एंड थर्मो के, तो वो लेवल नहीं होता है क्वेश्चन का जो हमसे 12 के बाद पूछा जाता था। वहां पर हमसे प्रॉपर फिजिक्स पूछी जाती थी, और यहाँ उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। उन क्वेश्चन को सीखने के लिए या करने के लिए हमें प्रॉपर अपना माइंड लगाना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन आज इन क्वेश्चंस को करने के लिए उतना ज्यादा माइंड हम लोग यूज नहीं करते हैं। एंड देन जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि गेट का पेपर जो है अभी आसान हो गया। बिल्कुल नो डाउट मैं बोलता हूँ, अगर गेट का पेपर आसान हो गया है तो आजकल रैंक क्यों नहीं आती है कॉलेज के गोइंग स्टूडेंट, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं। क्लियर, जैसे 2011 या 2012 में मैं देखूं तो पहले कॉलेज के साथ जो है रैंक आती थी, मेरी भी आई थी, या हमारे साथ के जो थे उनकी भी रैंक्स आई थी। अभी मैं देखता हूँ पहले 3 to 4 ईयर से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं उनकी रैंक देखो उतनी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आती है जो होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा ऑफलाइन में बहुत सारे कॉलेजेस जैसे टॉप NITs या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं उनमें मैंने देखा है बहुत बच्चा एफर्ट देता है थ्रू आउट द ईयर, 9 to 10 मंथ डेडिकेटेड स्टडी करता है, और लगता है कि इसका रैंक जो है अंडर 100, अंडर 10, इवन कभी कभी ये फील होता है ये फर्स्ट रैंक के लिए डिजर्व करता है। बट जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन वो फोन नहीं उठाता है। क्लियर, तो कहीं ना कहीं लैक हो जाती है जो प्रॉपर प्रिपरेशन का जो मेथड है या जो अवेयरनेस है। क्लियर, हम उस वे में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं जिस वे में एग्जाम क्लियर रिक्वायरमेंट है। हम कहीं ना कहीं क्वांटिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, क्वालिटी से हम दूर भाग रहे हैं। क्लियर, या जैसे अभी आज एग्जाम देखा जाए तो जैसे मेरा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है गेट के रिगार्डिंग मैंने देखा है कि 50 to 60 मार्क्स का जो गेट का पेपर होता है वो थोड़ा सा मतलब ये बोल सकता हूँ सबके लिए होता है, यानी सब वहां तक पहुंच सकते हैं। बट बियॉन्ड टू 60 मार्क्स अगर देखा जाए 60 से 80 के बीच में अगर मैं डिवीजन करूं तो 60 से 80 के बीच में रेशियो हमारा कम हो जाता है, बहुत कम ही स्टूडेंट उस बीच में लाई करते हैं। एंड देन बियॉन्ड द 80 बहुत रेयर चांस में बहुत जो जिसका प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है थ्रू आउट द ईयर एंड जो माइंड से शार्प या जो डिजर्व करता है फिर वही वहां तक पहुंच पाता है।
क्लियर। तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखो जैसे मैंने हमेशा बोला है क्लास में, जो 1000 या 1000 रैंक ला रहा है और जो फर्स्ट रैंक ला रहा है, क्लियर, उनके बीच में ऐसा नहीं कि माइंड का जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है या बहुत बड़ा गैप है, नहीं। जो 1000 रैंक ला रहा है ही कैन आल्सो डिजर्व फॉर फर्स्ट रैंक, वो फर्स्ट रैंक के लिए भी डिजर्व करता है, वो ला सकता है। कहीं ना कहीं उसने कुछ मिस्टेक कर रखा है, चाहे वो क्वेश्चन को समझने में या क्वेश्चन के अप्रोच में, या वो 3 आवर का जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो मे बी उसने हैंडल नहीं किया सही से, या वो यूटिलाइज नहीं कर पाया उस टाइम को, क्लियर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लैग कर गया, क्लियर। तो होता क्या है, देखो जब आप पढ़ते हो, मैं हमें, अच्छा ये एक ओपन सेशन है और इस 40 to 45 मिनट में मेरा जो पर्सनल एग्जाम को लेके ऑब्जर्वेशन है वही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्लियर। तो ये कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा गाइड करेगा कि कैसे अपने को वो क्वेश्चन हैंडल करना है, या वो सब्जेक्ट जो थोड़े जो ट्रिकी हैं या जो स्कोरिंग हैं उनको हम लोग कैसे पीरियोरिटी दें। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करो या प्रिपरेशन को, तो डे बाय डे आप कोशिश करो कि यहाँ पर कुछ हो, यहाँ पर कोई लोड आए, माइंड जो है डे बाय डे थोड़ा सा शार्प होता चले, उसकी थिंकिंग जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। एंड कोशिश करो कि थोड़ा पेशेंस बना के रखो। जैसे ऑफलाइन में मैं हमेशा जैसे देखा हूँ बच्चों को कि 300 to 400 जैसे स्ट्रेंथ होती है, तो उसमें 10 या 15% बच्चे होते हैं जो रियली में कुछ सीखना चाहते हैं। रिमेनिंग 60 to 70% जो पब्लिक होती है वो केवल सिलेबस खत्म करने आती है, वो डेली इस चीज में इन्वॉल्व रहती है। अच्छा ये टॉपिक हो गया, ओके, देन इसके बाद क्या होगा, देन इस सब्जेक्ट के बाद अब क्या चलेगा, वो मतलब 2-3 महीने का शेड्यूल बनवाते रहते हैं मैनेजमेंट के साथ बैठ के। जो करंट गोइंग सब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं करते हैं और वो डेली ये डिस्कस करते रहते हैं कि सर अच्छा इसके बाद क्या होगा, कौन से सर आएंगे एंड कैसा क्या होगा। जैसे ऑफलाइन का मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ जो चल रहा है पहले उस पर फोकस करो, क्योंकि देखो 99% लोग ये देखते हैं आगे क्या होने वाला है, एंड 1% कैंडिडेट जो होते हैं वो ये सोचते हैं जो हो गया है उसमें मुझे कितना आता है, या उस सब्जेक्ट को मैं कैसे रिवाइज करूं, उसमें कैसे कमांड करूं एग्जाम के रिगार्डिंग, क्लियर। तो सिलेक्शन फिर उन्हीं 1% लोगों का होता है। 99% लोग जो वो अपना शेड्यूल ही बनाते रहते हैं एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी, क्लियर। तो आप डिपेंड करता है कि उसमें आना चाहते हो या 1% कैटेगरी में। जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ो तो कोशिश करो कि देखो सब्जेक्ट में 2 तरह के जैसे क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा जो है वो कन्वेंशनल या थ्योरेटिकल हो गया। जब आप पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो अप्रोच ये डेवलप करो कि जो हमारी कन्वेंशनल क्वेश्चन है यानी सब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन हम पहले फोकस करें, क्योंकि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है या कन्वेंशनल, ये एक वे ऑफ लर्निंग होती है, मतलब उस क्वेश्चन से आप मैक्सिमम चीजें सीख सकते हो। एक अच्छी कन्वेंशनल क्वेश्चन से 5 to 6 एमसीक्यू के जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्लियर। और लिखने का तरीका एंड जब आप क्वेश्चन पे टाइम देते हो ना, क्वेश्चन को होल्ड करते हो, क्वेश्चन को समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस भी बढ़ता है, माइंड की जो एबिलिटी होती है क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो भी हमारी इंप्रूव होती जाती है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी बेटर होती जाती है, क्लियर। एंड देन थोड़ा सा ये होता है ना कि जैसे कन्वेंशन क्वेश्चन आप जब लिखते हो, क्लियर, तो लिखने से आपके और भी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो हमारे एक टेस्टिंग प्रोसेस होती है, एमसीक्यू जो है वो एक टेस्टिंग प्रोसेस है। आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर दोगे, नहीं आता है देन आगे बढ़ो, क्लियर, दूसरे क्वेश्चन पे आप फोकस करो। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो नॉलेज टेस्टिंग के लिए होता है, एंड कन्वेंशनल क्वेश्चन जो होता है वो नॉलेज को बढ़ाने के लिए होता है, सीखने के लिए कुछ होता है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं जब भी आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करो तो कोशिश करो, टाइम आपके पास होता है, ऐसा नहीं कुछ लोग बोलते हैं सर कन्वेंशनल क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है, तो हम जो है वो टाइम कैसे इतना दें, इतना टाइम अपने पास नहीं होता है। अरे नहीं लगता है दोस्त, 9 to 10 मंथ, जैसे मैंने बोला गेट के लिए जो है, गेट या ईएससी के लिए जैसे जो है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, गेट, ईएससी, या आपका जैसे अभी IRMS प्लान हुआ तो IRMS हो गया, या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जेई, जो भी एग्जाम आप स्टेट सर्विसेज के देखोगे, इनके लिए अगर आप 9 to 10 मंथ डेडिकेटेड प्लान करते हो, 9 to 10 मंथ जो है वो अगर आप डेडिकेटेड प्लान करते हो दोस्त,
तो देखो हर एक ब्रांच में 5 to 6 सब्जेक्ट जो बेस होती हैं वो थोड़ी लेंथी होती हैं। रिमेनिंग जो है कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं छोटे होते हैं, या एप्लीकेशन होता है, या किसी में सब टॉपिक ही होते हैं केवल, तो उनको मैं सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा। तो अगर कोर सब्जेक्ट में आपको 1 मंथ भी लग जाता है पर सब्जेक्ट, तो मैं 5 से 6 सब्जेक्ट, तो 5 to 6 मंथ आपका ये हो गया। क्लियर, 5 to 6 मंथ आपका सब्जेक्ट में लग गया, एंड रिमेनिंग 3 to 4 मंथ में जो है वो आप जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनको आप देख सकते हो। एंड गेट के लिए देख रहे हो तो मैथ एंड एप्टीट्यूड को मैंने पहले भी आपको सेशन में बता रखा है कि डेली बेसिस पे आप उनको करते रहिए, तो वो आपके पास लोड नहीं आएगा। जीएस सैटरडे संडे में आप देते रहें टाइम, या डेली अगर कर सकते तो आधे घंटे 45 मिनट जीएस के लिए भी टाइम निकाल लीजिए अगर आप ईएससी फोकस कर रहे हैं देन। तो कभी आपको लोड नहीं आएगा कि एकदम से आपको जो आपके नॉन कोर टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनमें आपको कभी ये नहीं फील होगा कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। क्लियर, तो एक तो मेथड आपकी ये हो गई। देन देखो जैसे ट्रिकी क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर, तो उनको हैंडल करने के लिए जैसे अभी जैसे गेट का रिसेंट ट्रेंड देखा जाए तो अभी गेट में जो होता है वो डेटा फिलिंग क्वेश्चन आते हैं। देखो डेटा फिलिंग मेरे अकॉर्डिंग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। क्यों? उसके कई सारे रीजन है। देखो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आपके दिए होते हैं, तो जो बच्चे 2-3 कॉमन मिस्टेक करते हैं, अगर वो मिस्टेक होती है तो आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो इनडायरेक्टली आपको उसी एग्जामिनेशन हॉल यानी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, तो आप फिर से उसको आप करेक्ट करोगे या आप रीचेक कर लोगे कि कहां पर मिस्टेक हुआ है। बट अगर डेटा फिलिंग क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर आपने कहीं बीच में जो मेजर मिस्टेक होती है बच्चों से, एक तो कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर कईयों को चलाना नहीं आता है, कई सारे लोगों को वर्चुअल कैलकुलेटर डील करना नहीं आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सफिशिएंट अमाउंट टेस्ट सीरीज के 2 बहुत ज्यादा टेस्ट पेपर, देखो टेस्ट पेपर इज अनदर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कुछ लोग टेस्ट पेपर को एज अ जज मतलब करते हैं कि मुझे आता है नहीं आता है, ठीक है मुझे नहीं आता है मेरे दोस्त को भी नहीं आता है तो अपन इक्वल लेवल पे हैं, या मुझे आता है उसको नहीं आता है इसका मतलब मैं थोड़ा लीड कर रहा हूँ, या उसे आता है मुझे नहीं आता है इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समथिंग ऐसी फिलॉसफी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। टेस्ट पेपर इज अनदर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी टेस्ट पेपर के मार्क्स जो है अपने ना तो किसी को बताओ और ना तो किसी के मार्क्स आप कभी पूछो। क्लियर, तो उससे क्या होगा आपके माइंड में कभी भी एग्जाम को लेकर नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी। हमेशा टेस्ट पेपर को एज अ लर्निंग मेथड रखो, और ये मान के चलो कि जितना आप स्टडी के ड्यूरेशन में आप सीखोगे उतना ही आप टेस्ट पेपर से भी सीखोगे। टेस्ट पेपर से भी अपनी या क्वेश्चन की प्रैक्टिस से भी अपने कॉन्सेप्ट को आप बिल्डअप करते रहो। क्लियर, एंड कोशिश करो कि एग्जाम टेस्ट पेपर में जब आप पेपर दे रहे हो तो आप माइनस मार्किंग को कंट्रोल करो, और माइनस मार्किंग हर एक पेपर की आप नोट डाउन करते रहो, और माइनस मार्किंग आपको रिड्यूस करना, ना कि अपना टॉप स्कोर जो है वो आपको इंप्रूव करना। मैं टॉप स्कोर की बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि वो आपका रियल एग्जाम नहीं है, जो एग्जाम तो आपका कुछ और होने वाला है, उस दिन क्या होगा वो अलग कहानी है। क्लियर, तो माइनस मार्किंग कम करते जाओगे तो लास्ट में जाके आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो वो थोड़ा सा आपको समझना है। एंड जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो पहली प्रॉब्लम जो मैंने देखा है बच्चों की, वो पेशेंस वाइज पेशेंस नहीं होता है, क्वेश्चन को होल्ड करके नहीं रखना चाहते हैं, पढ़ने का तरीका नहीं आता है लोगों को। एंड जो गलतियां करते हैं वो या तो यूनिट में करते हैं। यूनिट पहला जो मेजर मिस्टेक होता है वो यूनिट, कौन सी यूनिट में डेटा दिया हुआ है और कौन सी यूनिट में हमसे पूछा है। कई सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पर। यूनिट ध्यान रखना, यूनिट में मेजर मिस्टेक होती है पहला। दूसरा जो मिस्टेक करते हैं वो कैलकुलेटर को लेके करते हैं यानी कैलकुलेशन में। एंड थर्ड जो मिस्टेक होता है वो क्वेश्चन को रीड आउट करने में, क्वेश्चन का जो सेंस है उसको समझने में। तो हमेशा देखो क्वेश्चन को जब आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सेमेस्टर वाइज आपको प्रिपेयर नहीं करना है कि सेमेस्टर के लिए आपने 2 रात पहले जग लिए और मगअप कर लिया, पूरा मेमोराइज कर लिया और वहां पर गए और आपने पूरा छाप दिया। नहीं कुछ आता था तो आपने 2-3 क्वेश्चन के आंसर एक में मिक्स किया और एक आंसर बनाया और सीधे कॉपी सबमिट कर दी। क्लियर, अब एग्जामिनर के पास सपोज इतना टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, इन बिटवीन मार्क्स देके आपको पास कर देगा। चलो ठीक है, आपने कॉपी भरा है, 1 पेज 1
1 मार्क्स आप पास हो गए। बट यहाँ पर जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको पास नहीं होना है, यहाँ पर आपको रैंक लेके आना है, रैंक, और वो रैंक जिस पे कुछ मिले, और ऐसा कुछ मिले जिसको आप लाइफ टाइम जो है वो कम से कम एटलीस्ट उससे वो मैनेज कर सको। नहीं तो कुछ ऐसा मिल जाए जो लाइफ टाइम आपको याद रहे। सपोज आपको कोई उल्टा सीधा जॉब मिल गया, या उल्टे सीधे कॉलेज से आपने मास्टर्स कर लिया, फिर 2 साल के बाद आप ये सोच रहे हो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो जो आपने 2 साल पहले कहानी शुरू की थी वो कहानी फिर से आपकी रिपीट हो गई, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है। देन देखो कुछ लोग बोलते हैं गैप, तो गैप का देखो कोई इशू नहीं होता। आपका जो एज है उसके अकॉर्डिंग आप देखो, क्लियर, अगर आप एज वाइज एलिजिबल हो तो यहाँ पर गैपिंग का कोई रोल नहीं होता। इस पे भी मैं भी एक सेशन, जो बहुत सारे बच्चे परेशान है सर गैप का क्या रोल है, देखो गैप 12 और बीटेक वाला कंडीशन अलग होता है। यहाँ पर गैप की मीनिंग कुछ और है। यहाँ पर गैप मतलब नथिंग, क्लियर, कुछ नहीं है। आप एज वाइज एलिजिबल हो, जिसमें 28 है तो 28 आपका होना चाहिए, 30, 30, 33, 33 होना चाहिए। स्टेट सर्विसेज में 40 एज है तो 40 तक आप एलिजिबल हो। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर फ्रेशर को चांस ज़्यादा देते हैं या एज वाइज कम मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर। आप अगर एग्जाम क्वालिफाई करके गेट का या जो भी है वो जा रहे हो, और अगर आप जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आप वो बता रहे हो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। एज यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है दोस्त, क्लियर। देन अगर हम बात करें जो आज का अपना सेशन है कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कैसे हैंडल करें, क्लियर। तो यहाँ पर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि वे ऑफ राइटिंग कैसे होता है, जैसे एक आध क्वेश्चन में, और 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये 45 या 40 मिनट का सेशन है, 40 मिनट का तो बहुत ज्यादा अपन एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो कुछ चीजें हैं जो मुझे बोलनी है तो मैं वो आपको यहाँ से बोल दूंगा, क्लियर। तो जैसे ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले तो आपको देखो, जब प्रैक्टिस करते जाओगे आप थ्रू आउट द ईयर, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे, या आपकी जो माइंड की एबिलिटी है वो उसी तरह से इंप्रूव होती जाएगी कि क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका माइंड जो है वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में टाइम देते हो। तो अगर आप ABCD के लिए फाइट कर रहे हो तो फिर एग्जाम में भी ABCD नजर आएगा कि जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, क्लियर। आप प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देख पाओगे। और हर एक एग्जाम में, या मैं गेट की अगर बात करूं तो मिनिमम 20 से 25% आज भी पेपर जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल या ट्रिकी क्वेश्चन पे बेस होता है, जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर। तो वो थोड़ा सा अपने को समझना है। देखो एक छोटा सा मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, क्लियर। देन थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश मैं करता हूँ आपको। एक छोटा सा आपको मैं स्टोरी बताता हूँ, क्लियर। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको पहले बताता हूँ। मे भी आपने ये सुना होगा, मैंने भी कहीं पर ये सुना है, क्लियर। आजकल व्हाट्सएप एंड उस पर आप यूट्यूब पे बहुत सारा कुछ देखते रहते हो, तो मैंने भी ये स्टोरीज कहीं से सुनी है दोस्त, क्लियर। तो जस्ट मुझे पता है तो मैं आपको पास कर रहा हूँ। एक डिवाइस होता है जो मैं हमेशा क्लास में पहले दिन बताता हूँ, एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्त बैरोमीटर। एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं, क्लियर। बैरोमीटर जो होता है ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होता है। इससे हम प्रेशर मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमेट्री या हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसको अप्लाई करके हम प्रेशर को मेजर करते हैं। और कौन से प्रेशर को? सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, यानी इन्वायरमेंटल जो मास है या गैस जो है उसकी वजह से जो प्रेशर की इंटेंसिटी डेवलप होती है उसको हम लोग अब मेजर करते हैं, क्लियर। तो बैरोमीटर से एक क्वेश्चन पूछा गया 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया 10th स्टैंडर्ड में सॉरी 10th स्टैंडर्ड में एक फिजिक्स के सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। फिजिक्स सब्जेक्ट में फिजिक्स के सब्जेक्ट में क्या पूछा गया कि बाय द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर की हेल्प से हम किसी बिल्डिंग की हाइट को कैसे मेजर कर सकते हैं, एक्सप्लेन करने को बोला गया, या हिंदी में प्रकाश डालिए, समथिंग ऐसे कुछ, क्लियर। तो मान लो सपोज कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हाइट को अपने को निकालना है। मान लो सपोज कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग ए है जिसकी हाइट को अपने को जो है वो कैलकुलेट करना है। ये अपनी सपोज अब बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का बॉटम है। मान लो सपोज ये बिल्डिंग का जो है ये बॉटम है, तो बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का जो है वो बॉटम है
और यहाँ पर जैसे कहीं पर बिल्डिंग का रूफ है सॉरी, तो यहाँ पर जैसे रूफ ऑफ अ बिल्डिंग है, यहाँ पर जैसे अ बिल्डिंग का रूफ है, और इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो मान लो y है। क्लियर? तो इस बिल्डिंग की हाइट आप कैसे निकाल सकते हो? इस बिल्डिंग की हाइट अगर आपसे बोला जाए कि बाय द हेल्प ऑफ बैरोमीटर आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, इस पर्टिकुलर बॉटम में आप सराउंडिंग के प्रेशर को मेजर करोगे, यहाँ पर सराउंडिंग के प्रेशर की वैल्यू निकालोगे, फिर आप रोप पे जाओगे, रोप पे भी आप सराउंडिंग प्रेशर की वैल्यू निकालोगे, सराउंडिंग प्रेशर की वैल्यू निकालोगे, और आपको ये पता है कि इनके बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस होगा डेल्टा पी, ये हमारा रोजियस टाइप का होता है, यानी कि ये फंक्शन होगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी y का। क्लियर? तो आपको रो पता होगा, आपको जी पता होगा, ये नोन क्वांटिटीज होंगी, ये जो है ये नोन क्वांटिटी होंगी या नोन पैरामीटर होंगे, ये जो है ये नोन पैरामीटर होंगे। तो आप इजीली यहां से जो है वो y कैलकुलेट कर लोगे, आप इजीली यहां से y जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। ये बच्चे को फिजिक्स के पेपर में लिखना था। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने सपोज लिख के चलाया, जो मन में आया पूरा 1 पेज 1 मार्क्स स्टाइल में उसने पेज पूरे भर दिए। अब सपोज एग्जाम में उस बच्चे ने अब फिजिक्स के पेपर में एक ही क्वेश्चन किया था और ये बैरोमीटर वाला, तो बच्चे को तो ये तो पता था कि वो फेल हो जाएगा। क्लियर? फेल तो हो ही जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थे कि फिजिक्स के पेपर में उसे 2-3 मार्क्स तो मिलेंगे इवन, या जितने भी मार्क्स है, मान लो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर होगा तो मुझे गुरुजी जो है 5 to 6 मार्क्स या डिपेंड ऑन उनके इंटरेस्ट कुछ तो मिलेगा, इवन 0 तो मुझे नहीं मिलेगा, यानी 0 तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। वो अलग है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा। फाइनल रिजल्ट आया जैसे उस बच्चे का या एग्जाम का, तो उस बच्चे को अब फिजिक्स में 0 मार्क्स मिले, उस बच्चे को फिजिक्स में 0 मार्क्स मिले, 0 मार्क्स इन फिजिक्स, 0 मार्क्स इन फिजिक्स, उसको फिजिक्स में जो है वो 0 मार्क्स मिले। अब बच्चा जो है वो रोने लगा, क्लियर कि गुरुजी ने कुछ नहीं दिया है, समथिंग पेपर में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए था। अच्छा, अगर उसने 4-5 क्वेश्चन किए होते तो वो फिर स्कोर देख के ये नहीं बता पाता कि गुरुजी ने बैरोमीटर वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। अब मान लो 5 क्वेश्चन होते तो पता नहीं इसमें कितने मार्क्स मिले हैं, बैरोमीटर में कुछ मिला है या नहीं मिला है, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन करके आया था, उसको इमीडिएटली पता चल गया कि बैरोमीटर में तो कुछ भी नहीं मिला है, 0। क्लियर? तो रोने लगा, तो उसने जैसे इंडिया में सब फ्री है RTI लगाने के लिए, तो उसने RTI लगा दिया, उसकी कॉपी निकल के बाहर आई और फिजिक्स के कुछ एक्सपर्ट बुलाए गए, एक्सपर्ट टीचर जो बढ़िया शानदार पढ़ाते थे, जिनको नॉलेज था, बच्चे को भी बुलाया गया और बच्चे को बिठाया गया, बोला बेटा रो मत, क्लियर, गुरुजी कुछ पूछेंगे बताओ, तो फिर कुछ तुम्हारा हो सकता है मे बी। तो बच्चे से वो जो टीचर्स का पैनल था उसने ये बोला कि बेटा देखो, ये फिजिक्स का पेपर था और इसका आंसर जो है वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना था, और तुमने जो है इस क्वेश्चन का आंसर रैंडम तरीके से बिल्कुल लिख दिया। क्लियर? तो बच्चे ने बहुत ही मतलब सिंपल से आंसर दिए। पहला आंसर उसने दिया कि सर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि इस क्वेश्चन का आंसर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो। क्लियर? तो जैसे ही गुरुजी ने ये सुना कि मतलब कहीं पर तो लिखा नहीं है कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो, अब मुझे मतलब बच्चे ने बोला कि सर आपको लिखना चाहिए था कि इस क्वेश्चन का आंसर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो, आपने आंसर देने को बोला, मैंने आंसर लिख दिया। तो टीचर ने सोचा ठीक है अपन सीनियर हैं, अपने से गलती हुआ है, क्वेश्चन में एक स्टेप और लिखना चाहिए था कि आंसर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो। अच्छा, मेरे हिसाब से जैसे मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, देखो दो ही चीज क्वेश्चन में होती है, एक दिया क्या है, दूसरा करना क्या है। अगर आपको दिया क्या है वही समझ में ना आए या आप उसे गलत समझ लो, तो करना क्या है, अगर वो आता भी है या आपको मेथड या प्रोसीजर पूरे पता भी है सॉल्यूशन, फिर भी आप गलत करके चले आओगे। आपको दिया है लैम्डा, आपने समझा वो
थीटा है या थीटा दिया तो फाई समझा। क्लियर। तो कहीं ना कहीं अगर डेटा पिक करने में या क्वेश्चन समझने में आपने गलती कर दी तो आपने पहले स्टेप में ही गलती कर दी। आप कितने भी टैलेंटेड, कितने भी जीनियस हो, आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। क्लियर। तो समझने में क्वेश्चन के पेशेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, पेशेंस एंड क्वेश्चन को होल्ड करना। इसलिए हमेशा बोलता हूं जब क्वेश्चन को पढ़ो तो आंख बंद करके 1-2 मिनट रियलाइज करो कि क्वेश्चन की एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करो माइंड में। क्या होगा, जब आप आंख बंद करोगे तो नींद आ जाएगी, सो जाओगे। ठीक है, सो जाना, फिर से उठना, फिर से वही काम करना, फिर सो गए, फिर उठना, 24 आवर समथिंग ऐसे करते रहो। क्लियर। आपका नींद जो स्लीपिंग आवर है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका माइंड में इमेज बनना भी शुरू हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि जैसे से आप माइंड आंख बंद करके माइंड में जब उस चीज को लेके आते हो तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन की एक इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाती है और माइंड जो है वो शांत होता है, पेशेंस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको करना है। तो ठीक है, उस बच्चे से बोला गया ठीक है आप बेटा टाइम लो, फिर से 10 से 15 मिनट का टाइम लो जो भी आपको चाहिए, और उस गिवन टाइम में आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर बताते हो तो मैं आपके स्कोर को मॉडिफाई कर दूंगा। अदरवाइज आप चाहे चिल्लाओ और चाहे जो भी करो, फिर आपका स्कोर जो है वो मॉडिफाई नहीं होगा। आपका जो स्कोर है वो यही रहेगा। तो बच्चे ने ये बोला ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। बच्चा 10 से 15 मिनट के लिए बैठा रहा और उस बच्चे ने एक भी आंसर नहीं दिया। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, हम किसी से कुछ पूछें, सामने वाला उसको आंसर ना कर पाए तो हम खुश होते हैं कि इसको नहीं आता, मुझे ही आता है। दैट शुड बी जेलसी भी बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, अपना ओवर कॉन्फिडेंस है। दूसरा, अगर सामने वाला आंसर दे दे तो हम क्या सोचते हैं कि मतलब इसको भी आता है, या हम थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, लो यार ये कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है, समथिंग ऐसा। कंपैरिजन जो प्रोसेस या टेस्टिंग प्रोसेस जो आजकल चलती है, तो उससे आपको थोड़ा बचना है। अपना एब्सोल्यूट आई स्टडी करना है। क्लियर। कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो उसे होल्ड करके रखो। क्लियर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जब नॉलेज या मनी इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा हो जाता है जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करते हैं तो वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो उसका ओवरफ्लो जो होता है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा सा आपको मेंटेन करके रखना है दोस्त। देन उस 10 to 15 मिनट के ड्यूरेशन के बाद जब बच्चे ने आंसर नहीं दिया तो टीचर्स ने ये बोला बेटा आपका टाइम अप हो गया है, आप जा सकते हो, आपका 0 स्कोर रहेगा, और आप चाहे जो भी करो, रो या समथिंग बिल्डिंग के रोप पे जाके नीचे आ जाओ, आपका स्कोर मॉडिफाई नहीं होगा। तो उस बच्चे ने जिस ब्यूटी से आंसर दिया सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही मैं हमेशा आपको समझाता हूँ हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो ट्रिकी हो या जो नॉन ट्रिकी क्वेश्चन हो, पहले दिन से ही करो, फॉलो करते हो तो थोड़ा सा आपको मैक्सिमम चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसने ये बोला कि सर इस क्वेश्चन को लेके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे माइंड में मल्टीपल आंसर्स हैं और मैं इतने टाइम बैठा ये सोचता रहा कि इस क्वेश्चन को मैं कौन सा आंसर दूं जिससे मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। अब गुरुजी को टेंशन हो गया, यार एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, इसका एक ही आंसर होगा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यानी हाइड्रोस्टैटिक को यूज करके ये मल्टीपल आंसर क्या बोल रहा है छोटा सा बच्चा। बोला ठीक है तूने सोचा है तो बोल। क्लियर। तो उसने बोला कि सर इस क्वेश्चन को लेके मेरे माइंड में मल्टीपल नंबर ऑफ आंसर्स हैं। पहला आंसर ये है कि मैं सर मल्टीपल बैरोमीटर लेके आऊंगा और एक बैरोमीटर के ऊपर दूसरा बैरोमीटर रखता जाऊंगा। क्लियर। और मुझे एक बैरोमीटर का लेंथ पता है, एक बैरोमीटर का लेंथ पता है, तो जो बिल्डिंग की हाइट यानी वाई जो है ये नंबर ऑफ बैरोमीटर यूज्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सिंगल बैरोमीटर हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिंगल बैरोमीटर हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिंगल बैरोमीटर हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिंगल बैरोमीटर हो जाएगा। क्लियर। और ये गुरुजी मना नहीं कर सकते थे, ये फिजिक्स का चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। ये फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट पहले दिन ही गुरुजी ने 11th में पढ़ाया था। क्लियर। फिजिक्स में पढ़ाया था यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। क्लियर। तो ये पहला उसका आंसर हो गया। दूसरा उसने ये बोला
सेकंड उसने ये बोला सर कि मैं अपने बैरोमीटर का सिंपल पेंडुलम बनाऊंगा। फ्री हो कुछ भी बना सकते हो, क्लियर। तो सिंपल पेंडुलम बनाऊंगा और टाइम पीरियड जो होता है वो मुझे पता है कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। इसको मैं ग्राउंड लेवल पे ऑक्सीलेट कराऊंगा और टाइम पीरियड निकालूंगा। ग्राउंड लेवल पे अगर मैं इसको ऑक्सीलेट कराऊंगा, टाइम पीरियड निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी एट ग्राउंड लेवल। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये ग्राउंड लेवल पे मैं निकालूंगा। सेम बैरोमीटर को मैं बिल्डिंग के रूफ पे लेके जाऊंगा, रूफ पे मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा और ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी और रूफ हो जाएगा जी रूफ, क्लियर। तो रूफ पे मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालूंगा और मुझे पता है यहाँ से मुझे डेल्टा जी मिल जाएगा और डेल्टा जी जो होगा वो हाइट का फंक्शन होता है, यानी कि ये फंक्शन होगा बिल्डिंग की हाइट का। तो यहाँ से मुझे बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी, यानी y जो है ये मुझे मिल जाएगा। एंड दैट शुड बी चैप्टर 2 एंड 11th में जो पढ़ाया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। गुरुजी ये भी डिनाई नहीं कर सकते थे, ये मना नहीं कर सकते थे कि ये नहीं होगा, क्लियर। ये भी गुरुजी ने उसको पढ़ाया था बच्चे को 11th में चैप्टर 2, तो ये भी होगा। तो सेकंड उसने ये आंसर दिया, सेकंड उसने जो है ये आंसर दे दिया, क्लियर। एंड थर्ड उसने जो आंसर दिया, अब देखो किस ब्यूटी से वो बच्चा आंसर दे रहा है फिजिक्स इन्वॉल्व करके। उसने थर्ड आंसर दिया कि सर मैं अपने बैरोमीटर को बिल्डिंग के रूफ पे ले जाऊंगा और एक साथ में स्टॉप वॉच भी लेके जाऊंगा और उस बिल्डिंग से मैं उसको जो है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी कर दूंगा और मुझे पता है h जो होता है वो ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर होता है, हाफ gt स्क्वायर होता है। मे बी इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 हो, क्लियर। तो यहाँ से जो y होगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ, यानी बिल्डिंग की जो हाइट होगी gt स्क्वायर। ये टाइम पीरियड मैं स्टॉप वॉच से निकाल लूंगा, जो मैं स्टॉप वॉच लेके जाऊंगा उससे मैं निकाल लूंगा और जैसे मुझे टाइम मिलेगा जी मुझे पता है, मुझे बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी, यानी यहाँ से y कैलकुलेट हो जाएगा। और ये फिजिक्स का थर्ड चैप्टर था मोशन, क्लियर, मोशन एनालिसिस। ये फिजिक्स का थर्ड चैप्टर था, गुरुजी मना नहीं कर सकते थे, उसने थर्ड चैप्टर को भी फिजिक्स का इन्वॉल्व करके दिखा दिया, क्लियर। इतने टाइम में अब जो है वो टीचर्स का फेस जो है या एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा देखने लायक था, तो बच्चा भी मस्ती के मूड में। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि मे बी आपका बैरोमीटर टूट जाए, क्लियर। तो अब बच्चे को थोड़ा सा देखा गया, जैसे बच्चा जिस वे से आंसर बता रहा था तो वो देख के थोड़ा टीचर उससे इम्प्रेस हो गया और उसने बोला कि बस बेटा बस इतना हो गया, क्लियर, हमें समझ में आ गया है कि तुम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और भी 2-4 आंसर चिपका दोगे मुझे, क्लियर, और जो एक्चुअल है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट वो तो मुझे बताओगे ही नहीं, क्लियर। अब देखो इस बच्चे ने, जैसे इस बच्चे को बोला गया कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बताओ, उसने फिजिक्स 3 जगह आपकी इंडिकेट शो भी कर दिया, इन्वॉल्व भी करा दिया और जो रियल में आंसर था वो उस बच्चे ने बताया भी नहीं। तो मैं हमेशा ये, और ये जो थे वो नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी इन केमिस्ट्री, क्लियर, रिस्पेक्टेड जो साइंटिस्ट थे, क्लियर। तो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ, देखो आपको ये नहीं कि नील्स बोर बनना है या उतना लेवल पे आपको जाना है, लेकिन आपके जो क्रिटिकल क्वेश्चन है उन पे आपको टाइम देना है, फोकस करना है और उनका प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझना है, क्लियर। एंड थोड़ा सा जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि गीट एंड ईएससी का जो पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, क्लियर, तो ज़्यादा मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि जैसे ये 30 या 45 मिनट का सेशन है, क्लियर। तो मैं आपको थोड़े कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा यहाँ पर, जैसे जो अप्रोच आपका होता है। देखो जैसे गीट एंड ईएससी में पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन पेपर होता था दोस्तों, हम लोग क्या करते थे कि ऑफलाइन पेपर में जो रफ पेज होता था सेपरेट कर लेते थे, उसको आगे रख देते थे, या ऑफलाइन में क्या है कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जंप करना आसान होता था, या ईएससी में जैसे ऑफलाइन होता था एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाना आसान है। लेकिन ऑनलाइन जो पेपर आपका होता है उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन को स्क्रॉल करके दूसरे क्वेश्चन पे जाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो मैं हमेशा कहता था, जैसे देखो चाहे आपका गेट का एग्जाम हो चाहे ईएससी का एग्जाम हो, आप कभी ये चीज फील करना या रियलाइज करना, जैसे मैं आपको एक छोटा सा और कॉमन एग्जांपल देता हूँ। देखो
यह क्वेश्चन में करवाने वाला था, आज कुछ क्वेश्चन में लेके आया था सिविल सर्विसेज के या और, तो मुझे लगता है कि शायद उतने टाइम में वो नहीं हो पाएंगे क्लियर। जो 45 या 30 मिनट का जो मोटिवेशन टॉपिक है, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि जैसे एक सेशन मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, मल्टीपल सेशन, जैसे हर सैटरडे संडे में कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन बोलता रहूँ। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर अप्रोच क्या है क्वेश्चन को लिखने की या क्वेश्चन को समझने की क्लियर। तो यहाँ पर 20-25 मार्क्स से क्वेश्चन जो है कन्वेंशनल, उनकी प्रॉपर मैं अप्रोच आपको बताऊंगा। आज थोड़ा सा मैं कुछ और आपको बताता हूँ, थोड़ा जो टाइम रिमेनिंग है क्रिटिकल क्वेश्चन को ये लेके। जैसे मान लो गेट का पेपर है, आपने कभी ये नोटिस किया है कि गेट के पेपर में जैसे कुछ लोग बोलते हैं आसान होता है, तो मैं भी बोलता हूँ आसान है। देखो आप कभी ये सोचो, जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई आपका फ्रेंड है, मान लो एक्स फ्रेंड है, मान लो कभी आपका एक एक्स फ्रेंड है जो गेट का एग्जाम देने जाता है। जैसे अभी करंट में जो एग्जाम होने वाला है, गेट 21 का एग्जाम होने वाला है। आपका ये फ्रेंड एक्स जो है वो 21 का एग्जाम देने जा रहा है क्लियर। और ये फ्रेंड एक्स जो है थोड़ा माहौल बनाते हैं, मान लो सपोज इसकी 2-3 बैकलॉग हैं, 2 to 3 जो है वो इसकी बैकलॉग हैं क्लियर। 2 to 3 जो है इस एक्स फ्रेंड की बैकलॉग है, करंट बैकलॉग है। और इसने कभी गेट का कोई प्रिपरेशन नहीं किया, नो प्रिपरेशन, कभी कोई प्रिपरेशन नहीं किया है क्लियर। और ये घूमने खाने वाला बच्चा था कॉलेज का, बीटेक का, एंड सबसे फेमस स्टूडेंट जो था। इसने गेट का पेपर दिया, 21 का इसने पेपर दिया। एंड 21 में सपोज इस आपके एक्स दोस्त के जो नंबर हैं, एक्स मतलब नाम है एक्स, ऐसा नहीं एक्स बोल दो निपट गए ये क्लियर। तो ये है अभी ठीक है, एक्स मतलब नाम एक्स है। तो इन्होंने पेपर दिया और सपोज गेट के 21 के पेपर में इनके मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, मान लो सपोज इनके 30.11 मार्क्स आए या 33 मार्क्स आए। चलो तो 11 बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, कुछ लोग पूछने से 11 कैसे आते हैं। 33 मार्क्स इनके आए गेट 21 में। एंड उस साल जो गेट का कट ऑफ गया था, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो जो गेट का कट ऑफ गया था क्लियर, तो वो अपना कट ऑफ था 30 मार्क्स। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आपके दोस्त एक्स हैं क्लियर, ये क्या बोलेंगे, ये रोड पे खड़े होके ये चिल्लाएंगे कि बिना पढ़े लिखे मैंने गेट क्वालिफाई कर दिया, बिना पढ़े लिखे। जो नहीं भी सुनने वाला होगा उसको भी ये पकड़ के समझाएंगे कि नहीं मैंने इस बार गेट क्वालिफाई किया है। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट ये है कि मैंने साल भर कोई तैयारी नहीं की थी और मैंने गेट के बारे में सुना भी नहीं था, समथिंग ऐसे कुछ। मैं तो केवल पेपर देने पहुंच गया था और मैं गेट क्वालिफाई कर गया। फिर बोलेंगे अगर मैं साल भर पढ़ता तो शायद मैं अच्छा कर जाता। उनको ये नहीं पता है साल भर पढ़ते भी अगर सही से नहीं पढ़ते तो फिर भी इतना ही आता, क्यों मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। अब इनका इतना एग्जाम आया। अब सपोज दैट ये 21 की मैं बात करूं, गेट 20 की मैं बात करूं। अब ये एक्स दोस्त जो हैं ये आपके कहीं पर भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ किसी भी कंडीशंस में हो, ये गेट 2022 का फॉर्म फिर से भरेंगे। क्या बोलेंगे कि पिछली बार भी बिना पढ़े निकाल देता, इस बार भी बिना पढ़े हैं, फर्स्ट कंडीशन यही तो है बिना पढ़े, फिर मैं गेट का एग्जाम निकाल दूंगा, समथिंग ऐसी इनका इंटेंशन होगा क्लियर। तो ये फिर से एग्जाम देने जाएंगे गेट का और या फॉर्म भरेंगे। तो मान लो सपोज ये आपके दोस्त एक्स अगर फॉर्म भरते हैं तो IIT को अब फॉर्म का जो है वो 1500 या जो भी फॉर्म का पैसा होगा वो IIT को मिलेगा, या जो कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होगी उसको फॉर्म का पैसा मिलेगा। सपोज दैट ये आपके दोस्त एक्स 2021 में एग्जाम देते और इनके माइनस के 30.33 मार्क्स आते, तो इनको अंदर से क्या फील होता। इनको ये लगता है कि मैं गेट के लिए नहीं बना हूँ क्लियर। लाइफ में कान पकड़ लेते, आज के बाद कभी गेट का फॉर्म तो क्या, मैं गेट का नोटिफिकेशन भी नहीं देखूंगा क्लियर। और अगर कोई दोस्त इनसे बाद में पूछता भी कि तुम हमें सेंटर पे मिले थे, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तो दोस्त को ये बोलते कि मैं तो छोड़ने गया था किसी को, या तो मैं वहाँ का माहौल देखने गया था कि कैसा था गेट का पेपर, समथिंग, मैंने पेपर ओपन नहीं दिया है या मैंने वहाँ पर फॉर्म नहीं भरा था।
2022 में इनकी कभी हिम्मत नहीं होती कि ये फॉर्म भरे और आईआईटी का 1500 का लॉस हो जाता है। देखो मैं समझाना आपको कुछ और चाह रहा हूँ, बस एक मीडियम में यूज कर रहा हूँ, क्लियर। इंटेंशन मेरा समझाने का कुछ और है, क्लियर। ये नहीं है, कुछ और समझाने का इंटेंशन है, वो क्या मैं बताता हूँ। तो मैं देखो हमेशा आपको ये बोलता हूँ, पॉइंट पे आ सकते हैं, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि गीट के पेपर में जो लोग बोलते हैं 30 से 40 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, अगर मैं क्वेश्चन को डिवाइड करूं, क्वेश्चन को जो डिवाइड करूं, तो गेट में जैसे देखा जाए, गेट में अगर मैं डिवाइड करूं थोड़ा सा, तो 30 से 40% जो क्वेश्चंस होते हैं, 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं, ये सबके लिए होते हैं, फॉर ऑल कैंडिडेट, फॉर ऑल कैंडिडेट, कि उनका भी 3 घंटे टाइम पास होता रहे, ऑल कैंडिडेट। एंड देन फिर 40 से अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं तो 70% तक रेंज तक जो क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़े से सिंसियर बच्चों के लिए होते हैं, या मैं बोल सकता हूं जिन्होंने साल भर सही से मेहनत किया है, पढ़ा है, मीडियम बच्चों के लिए होते हैं। एंड देन फिर 70 से अबव अगर आप देखोगे, 70 अबव या प्लस अगर आप देखोगे 70 से, क्लियर, तो 70 से अबव या उससे ऊपर जो है, ये होते हैं टॉपर्स के लिए, क्लियर, या जो रैंक होल्डर होते हैं टॉपर्स के। और यही क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, यही क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, या इन्हीं क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जो कि आपके ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर, यही मैं आपसे बात कर रहा था। ये क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको उस 3 आवर के ड्यूरेशन में जो है वो हैंडल करना होता है। ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो सबके लिए हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी आपको यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर आपको जो है वो मेजॉरिटी स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखेंगे, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो क्राउड होगा वो कम दिखेगा, यहाँ पर तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको पहले पेपर में आइडेंटिफाई करने होते हैं, ये आपका जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ये क्वेश्चन पहले आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं जो सबके लिए होते हैं। अब सपोज आपने कुछ लोगों का होता है ना कि रूल होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, या कुछ लोग पीछे से शुरू करते हैं, लास्ट क्वेश्चन से पहले तक आते हैं। अब पता चला कि बीच में किसी क्वेश्चन में स्टिक कर गए और टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया और लास्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाए आखिरी वाले क्वेश्चन में, और आखिरी वाले में पूछा था कि अपना नाम बताओ, अब या सपोज अपने 5 दोस्तों का नाम बताओ, क्लियर, और वो क्वेश्चन आराम से वो कर देते और वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाए, तो एग्जाम से जब बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे सेट, वाह उस क्वेश्चन को तो हमने देखा ही नहीं, क्लियर, तो वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, समथिंग ऐसे। तो उन क्वेश्चन को पहले जो है वो आपको पिक करना होता है, उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दो, सबसे पहले एक 20 से 25 मिनट का स्कैनिंग टाइम निकालो, पेपर को स्कैन करना, स्कैनिंग ऑफ अ पेपर, स्कैनिंग ऑफ पेपर, पेपर को स्कैन करना, क्लियर, स्कैन समझते हो, सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे 65 क्वेश्चन गेट में आते हैं, या 150 क्वेश्चन एंड 100 क्वेश्चन जो है ईएससी के प्रीलिम में आते हैं, जीएस एंड टेक्निकल, जो आज का भी करंट सिनेरियो है, उसमें पहले तो आप 20 से 25 मिनट अपने निकालो और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक पेपर को स्कैन कर जाओ। 20 से 25 मिनट में स्कैनिंग में ये ध्यान रखो, जो क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के हो सकता है, बिना कॉपी पेन के, उसको आप टिक कर दो, उस क्वेश्चन को आप जो है वो टिक कर दो, क्लियर। जैसे कोई क्वेश्चन इसमें यूनिट पूछा है, किसी क्वेश्चन में सपोज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या किसी क्वेश्चन में रीजनिंग पूछी है, या किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल बेस है जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, उस क्वेश्चन को आप टिक कर दो। या कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि कैलकुलेशन बिल्कुल 0 स्टेप की है, उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर दो, क्लियर। तो जब आप 20 से 25 मिनट क्वेश्चन पेपर में जब ऐसे आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके 2-3 एडवांटेज आपको मिलेंगे। पहला एडवांटेज क्या मिलेगा कि आपका पहले तो 20 से 25 मिनट का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और वो क्वेश्चन जो किसी का गलत नहीं होगा तो आपका भी गलत नहीं हो रहा है, क्लियर, 20 से 25 नंबर आपने स्कोर कर दिया। सेकंड,
जब वो 20 से 25 मार्क्स का जब आप पेपर टच कर रहे होगे तो आपका जो स्पीड और एक्यूरेसी जो होगा वो काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि आप सही क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पिक कर रहे हो और वो क्वेश्चन पिक कर रहे हो जो आपसे हो जा रहा है। क्लियर? वो क्वेश्चन आप पिक कर रहे हो जो आपसे हो जा रहा है, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। एंड थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि उस 20 से 25 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस इतने हाई लेवल पे जाएगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जो कि रिमेनिंग 2.5 आवर में आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। क्लियर? मैक्सिमम सपोर्ट करेगा रिमेनिंग 2.5 आवर में। और सपोज दैट कि आप स्टार्टिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हो जो आपने मे बी सही से नहीं पढ़ा है, या उसका कॉन्सेप्ट एग्जाम में आप उस प्रेशर के सिचुएशन में भूल गए, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। क्लियर? तो आपको जैसे दिसंबर जनवरी लास्ट या फर्स्ट वीक में आपका गेट का पेपर होता है, तो ठंडी होती है, तो ठंडी के मौसम में भी लोगों के पसीने आने शुरू हो जाते हैं। या ईएससी का जो प्रीलिम का पेपर होता है वो जैन फर्स्ट वीक में होता है, सैटरडे या संडे को, तो उधर भी लोगों के सर पे जो है पसीना आपको माथे में देखने को मिल जाएगा। तो वो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सही क्वेश्चन का अगर सिलेक्शन आपने स्टार्टिंग में किया 20 से 25 मिनट में, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मोटिवेशन भी बढ़ेगा, एंड रिमेनिंग जो 2.5 घंटे का टाइम है उसमें आपकी स्पीड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगी, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, समथिंग ऐसे। कुछ नहीं भी आपको आता होगा, रिकॉल आ रहा होगा, तो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होगा ना कि वो भी चीज याद आना शुरू हो जाती है। क्लियर? और अगर आपका फिर डिप्रेशन आया तो फिर जो आता होगा वो भी आप भूल जाओगे। एंड देन 20 से 25 मिनट के बाद जब आप फिर से, और उस 20 से 25 मिनट में एक चीज आपको और करना है कि उस पेपर में एक आपको माइंड सेटअप डेवलप करना है कि 20 से 25 मिनट में कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, एंड जैसे ये मेरा स्क्रीनिंग खत्म होगा तो मैं कौन से क्वेश्चन को टच करूंगा। वो 42 क्वेश्चन होगा, वो 32 क्वेश्चन होगा, 22 होगा, 12 होगा, या फर्स्ट होगा, या लास्ट वाला क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपको उसी 20 to 25 मिनट में आपको जज करना है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एक पेपर में आप नहीं सीख पाओगे, ये तब आप सीख पाओगे जब आप टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज में, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आप रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करोगे, तभी ये स्कैनिंग एंड क्रिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना आप सीख पाओगे। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, देखो अब उनके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को आप फॉलो करो। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से क्या होता है कि कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से ही कॉपी हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन प्लेस कर रखा है, वैसे और भी 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन अब चूंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन जैसे एक सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफर, एचएमटी जैसे एक सब्जेक्ट है, क्लियर हीट एंड, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो किसी भी पेपर में मैं मान के चलता हूँ कि 30 से 40% जो पेपर में क्वेश्चन होते हैं वो बिना कैलकुलेटर और पेन के हो जाते हैं। क्लियर? बस डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपने थ्रू आउट द ईयर माइंड को कैसे शार्प किया है। क्लियर? तो वो थोड़ा अप्लाई होता है। अब जो ये जैसे क्वेश्चन था 2008 में आया था, आईएससी बैंगलोर ने इस क्वेश्चन को पूछा था। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे मैकेनिकल में भी बहुत सारे एफएम के क्वेश्चन है, बहुत सारे। जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा वेंचुरी मीटर का है, नीचे स्प्रिंग लगा होता है, आपसे पूछा है, और नीचे पिस्टन, स्प्रिंग से पिस्टन अटैच है, पूछा है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बिना कॉपी पेन के एक ही आंसर उसका आता है। क्लियर? बिना कॉपी पेन के। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंटिन्यूटी लगेगी, देन एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, यानी डायमीटर की पावर 4 निकल के आएगा। क्लियर? तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जैसे जो है, अब जैसे यहाँ पर देखो, आप क्वेश्चन को पिक करना सीखो। जैसे इसमें बोला है कि स्टडी है, इस क्वेश्चन में मैं करवा भी चुका हूँ, जैसे अभी मैराथन सेशन चल रहा है तो वहां पर मैंने करवाया भी है। जैसे इसमें बोला स्टडी कंडीशन है, स्टडी कंडीशन है तो ठीक है, स्टडी कंडीशन यहाँ पर है, स्टडी है तो अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? एंड देन फिर क्या बोला है कि यूनिफॉर्मली जनरेशन हो रहा है, तो जनरेशन होगा तो बाहर निकल के आएगा। सारे फेसेस जो इंसुलेटेड हैं केवल एक फेस से निकल के आ रहा है, इस वाले फेस से, आई थिंक PQRS से। और देखो इस सरफेस का जो टेम्परेचर है वो मान लो हमारा TS है, तो यहाँ से हीट निकल के बाहर जाएगी, एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है T इंफिनिटी है। तो
ऑब्वियस सी बात है, जब इस सरफेस से हीट बाहर की तरफ लीक कर रही है तो सरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो T इन्फिनिटी से ज्यादा होगा। मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, सोल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ये सोल्यूशन में बाद में मैं एक जनरल वो बता रहा हूँ अप्रोच, जैसे क्वेश्चन में कैसे है, या और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 30 to 40% मैंने पहले ही बोल रखा, बिना कैलकुलेटर एंड पीस के हो जाएंगे। तो मैं जनरली बता रहा हूँ, मान लो सपोज किसी एक बॉडी या सिस्टम से, मान लो सपोज कोई एक बॉडी है या कोई हमारा सिस्टम है, या मान लो सपोज आप हो, आप जो आपकी बॉडी से हीट सराउंडिंग में डिसिपेट हो रही है, यानी आपको कूलिंग फील हो रहा है, आपको कूलिंग फील हो रहा है इसका मतलब आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको कूलिंग फील होगा। जैसे आप समर में आए और आपने पंखा ऑन किया, फैन चलाया और फैन से एयर आपके शरीर पे ब्लो कर रही है और आपको कूलिंग लग रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी से हीट डिसिपेट हो रही है। और हीट डिसिपेट तभी होगी जब आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर देंगे, कंडक्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर जैसे, तो उस कंडीशन में तभी ये निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सराउंडिंग का टेम्परेचर उसने क्या बोला है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, सरफेस टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर देखो उसने बोला है कि 10 डिग्री होगा, 20 होगा, 30 होगा, अरे सिंपल सा है, उससे ज्यादा ही होना है तो कितना होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं दोस्त, सिंपल देखो और टिक करो, ग्रेटर देन 40 डिग्री या 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 40 आंसर आएगा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आपको बिना कॉपी पेन के बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसलिए मैं बोला 30 to 40% क्वेश्चन है जो बिना कॉपी पेन के या ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो देखो, जिसमें जितना ट्रिक इस्तेमाल यूज होगा उसमें उतने ही स्टेप कम हो जाएंगे। क्लियर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। क्लियर, एंड थोड़ा सा इस सेशन का पर्पज एक और है कि इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे अभी कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे कुछ थोड़ा सा अभी लॉकडाउन की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जैसे हर एक सैटरडे जो है कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं, कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जैसे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए और उनकी मेथड्स, मल्टीपल अप्रोच क्या क्या हो सकती हैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, जैसे बच्चों में थोड़ा सा एक मतलब अप्रोच डेवलप होना स्टार्ट हो, उनको पता चले कि क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, अच्छा इसका ये भी मेथड हो सकता है क्या, तो थोड़ा सा उनमें एक क्यूरियोसिटी, मतलब होता है ना सीखने की जो एबिलिटी होती है, मतलब चाहत होती है, वो थोड़ी डेवलप होना शुरू हो। क्लियर, तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट होता है वो भी डेवलप होता है। क्लियर, जैसे मैंने हमेशा बोला, जैसे एफएम में मैं पढ़ाता हूँ, एफएम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का, रियल लाइफ का सब्जेक्ट है, गोल्फ क्रिकेट से कम 100+ क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर, बाउंड्री सेपरेशन एंड कंट्रोल को मिला के, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैं आप प्लान कर रहा हूँ। क्लियर, कि थोड़ा सा एक बच्चों में एक सब्जेक्ट का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो। क्लियर, तो ये 40 से 45 मिनट का सेशन था दोस्त, तो मैं इस सेशन को फिर यहीं पर रोकता हूँ। और इस सेशन का जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो ये आपको इन्फॉर्म करना कि ऐसा हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। क्लियर, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बता दीजिए कि ऐसा कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो वो चैनल पे आई, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। क्लियर, एंड लाइक एंड कमेंट करना दोस्त मत भूलना, क्योंकि थोड़ा सा एज अ फैकल्टी या एज अ एजुकेटर यही अपने लिए जो होता है वो मोटिवेशन होता है कि जब आप सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करते हो तो कमेंट पढ़ते थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा कमेंट होता है तो मोटिवेट होते हैं, डिप्रेसिंग कमेंट होता है मतलब कुछ डिफरेंट लिखते हो तो डिप्रेसिंग लगता है। क्लियर, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। एंड अगर आपको कोई उसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट या कोई भी क्वेश्चन आपको होता है, जैसे मैकेनिकल में है तो थर्मल में, या ऐसी कोई जर्नल एमटेक, आईएएस, पीएससीओज, गेट, ईएससी, एसएससी एंड स्टेट सर्विसेज, जीआरई, टफेल, आईलेट, फॉरेन, इंडिया, जो भी कुछ होता है, अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो एंड मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, बढ़िया फ्री होके। क्लियर, तो जितना सपोर्ट हो जाएगा उतना मैं करूंगा। एंड अगर सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पे लेना है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड मेरा कोड जो है वो AMYT अमित मौर्य YouTube है। एंड इस मैसेज पे भी मुझे कर सकते हो, अगर कोई इशू आता है तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि जितना मुझे सपोर्ट हो सकता है आपका वो मैं करूँ। क्लियर, ओके, तो फिर चलते हैं एंड सेशन को फिर यहीं पर रोकते हैं। ज्यादा लेंथी सेशन नहीं था, पहले तो 20-25 मिनट का हम लोग प्लान कर रहे थे कि 20 से 25 मिनट का सेशन रखेंगे। क्लियर, ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे मुझे मेल भी कर सकते हो आप।
एंड मैं आपको ये बोलूंगा, बाकी तो मैंने आपको बोल ही दिया है, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को अगर प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अगेन लेट्स सी क्रैक गेट एंड ईएससी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे एंड हेल्प करे आपके प्रिपरेशन में और आपके सिलेक्शन में। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। लाइक करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।